है ना, कि वर्नियर कैलिपर्स आ गया आपका, राइट। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में आपको पता ही है कि जब भी हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करेंगे तो वर्नियर कैलिपर्स में बेसिकली लेंथ या किसी वायर की डायमीटर वगैरह मेजर करने के लिए नॉर्मली हम वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हैं, है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स का अगर मैं डायग्राम आपको शो करूं कि भाई जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, और भी चीज है, सर्ल एपरेटस, है ना, जो भी अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले जो पढ़ा हुआ है वो कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने आगे वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर, तो वर्नियर कैलिपर्स में अगर मैं इसका डायग्राम आपको शो करूं, है ना, तो जस्ट वर्नियर कैलिपर्स का स्ट्रक्चर आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर हो गया, है ना, ये पहले भी आप पढ़े हुए हो। तो इसमें आपको पता है कि जब भी कोई जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मेजर करना होता है उसको इसके बीच में हम फंसा देते हैं, इस तरह से बीच में फंसा देंगे तो इसकी जो भी डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं। अगर कोई हॉलो चीज है तो उसके लिए टॉप यूज हो जाता है, ऐसे जैसे मुझे किसी सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर निकालना है, उसको टॉप में लगा दूंगा मैं, तो उससे इंटरनल डायमीटर आ जाएगा आपका, है ना। तो इसमें आप देखो कि दो तरह के स्केल्स हैं, है ना। एक तो आपका स्केल आ गया वी कॉल्ड एज ए मेन स्केल, है ना, कि पहला जो स्केल आ गया ये आपका आ गया मेन स्केल, है ना। और एक इसके ऊपर ये स्लाइड करता है जो जॉज के साथ अटैच्ड है, कि जैसे जैसे जॉज ये आगे पीछे मूव करेंगे इसके साथ ये भी स्केल स्लाइड करेगा, तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका वर्नियर स्केल, है ना। तो दो तरह के जस्ट स्केल आ गए, एक तो आपका मेन स्केल आ गया और दूसरा क्या आ गया बेसिकली आपका वर्नियर स्केल, है ना। दो तरह के स्केल के बारे में हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया कि भाई एक आपका मेन स्केल हो गया एंड दूसरा आपका वर्नियर स्केल आ गया। वेट फॉर अ मोमेंट, है ना, कि दूसरा क्या आ गया बेसिकली आपका वर्नियर स्केल, है ना। अब इसमें मेन चीज जो आपको जानना है, ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन आपके काम की सिर्फ दो चीज होती है ना। दो तरह के जो स्केल्स हैं, एक को हम मेन स्केल बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका वर्नियर स्केल, है ना। तो वन बाय वन अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूं कि भाई मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल को फिर से रिड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेन जो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो वही है ना। तो वर्नियर कैलिपर्स में दो तरह के स्केल हो जाएंगे, एक तो आपका ये आ गया, है ना, ये आपका हो गया मेन स्केल, है ना, और दूसरा इसके ऊपर स्लाइड करता है, दैट स्केल इज कॉल्ड एज ए वर्नियर स्केल। इसके ऊपर एक दूसरा स्केल स्लाइड करेगा, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल, है ना, जो डायग्राम में आपने शो किया हुआ है ना। तो नॉर्मल केस में दोनों के जीरो होंगे, ग्रेजुएशंस बने होंगे कि इस तरह से आपके ग्रेजुएशंस बने होंगे इसमें, है ना, और इसमें कुछ इस तरह से इंडिविजुअल ग्रेडिंग होगी, है ना, कि इस तरह से इंडिविजुअल क्या होंगे बेसिकली आपकी रेडिंग होगी, और वर्नियर स्केल में भी इस तरह से नंबर ऑफ डिविजन्स बने होंगे लाइक दैट, है ना। तो मेन चीज है कि सबसे पहले कुछ चीजें आपको दी होती है कि सपोज आपका वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, तो वन स्केल मेन स्केल डिवीजन यूजली 1 मिलीमीटर का होता है, वैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी भी कर सकता है। ऐसे ही आपका आ गया कि भाई वन मेन स्केल डिवीजन ये है, और यहाँ पे मेन कंसेप्ट ये होता है कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं ये कॉन्साइड करते हैं इसके 9 मेन स्केल डिवीजन से, यूजली 9 मेन स्केल डिवीजन, है ना, कि यूजली वन मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा और 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन से क्या करेंगे, कॉन्साइड करते हैं, है ना। तो एक्चुअली सबसे पहले आता है कि हम ये निकालते हैं कि कोई भी अगर वर्नियर कैलिपर्स है तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट काउंट, या इसी को हम बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट क्या होता है, बेसिकली आपकी सेम चीज होती है, हाँ। तो जो आपको पता है कि जो मेन चीज है लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट, ये होता है कि वन मेन स्केल डिवीजन, है ना, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपका लीस्ट काउंट। ये दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं बेसिकली आपका लीस्ट काउंट। अब एक चीज है कि जैसे मैंने बोला 10 9 से कॉन्साइड कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विद द n-1 मेन स्केल डिवीजन। इसी केस में n-2 भी हो सकता है, तो यहां से लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि भाई वन मेन स्केल डिवीजन तो आप ऐसे छोड़ दो, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा वो आपका हो जाएगा n-1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से लिस्ट काउंट की जो वैल्यू आएगी वो वन मेन स्केल डिवीजन बाई कैपिटल N हो जाएगा, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन,
ये आपका हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ, है ना, मेन स्केल डिवीजन, है ना, ये कैपिटल एन जो हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका मेन स्केल डिवीजन, है ना। तो यहां से आप देखो कि नॉर्मल केस में लिस्ट काउंट की वैल्यू यही आ गई, ये लिस्ट काउंट हो जाएगा कि 1 में एमएसडी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, एन से। तो अगर मैं इस डाटा के साथ निकालना चाहूँ तो आपका इसका लिस्ट काउंट जो हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 है टोटल। तो यहाँ से 0.1 मिलीमीटर हो गया, ये इसका लिस्ट काउंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया, इसलिए आपका लिस्ट काउंट आ गया, है ना। तो ये जस्ट आपने इस तरह से डिफाइन कर लिया। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मैं इसके एग्जांपल्स भी लूंगा अभी, क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, तो कई बार हम इसको भूल भी जाते हैं। मैं इसके एग्जांपल्स बहुत सारे लूंगा, तो उससे आपको और ये स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये आने ही आना है। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज या एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आपसे पूछ ही जाएगा। तो लिस्ट काउंट आपने लिख दिया। इसके बाद हम आते हैं जीरो एरर, कि भाई किसी भी केस में जीरो एरर क्या होगी, है ना। नॉर्मल केस में क्या होता है ना, इसके जीरो कॉन्साइड्स करते हैं, तो यूजली जीरो एरर नहीं होता है, लेकिन कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट तो है नहीं, तो हो सकता है कि मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो कंसाइड नहीं करना, तो उसमें जीरो एरर होता है। तो दो तरह के जीरो एरर होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो उसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा हो जाता है कि ये आपका कोई मेन स्केल डिवीजन है ना, और इससे आप वर्नियर स्केल डिवीजन को कॉन्साइड कर दो, है ना, किससे आप वर्नियर स्केल डिवीजन एक दूसरा बना लो आप ऐसे, है ना। तो आपने बोला कि भाई जीरो इसके कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, तो या तो जीरो क्रॉस कर गया होगा या पहले ही होगा। जैसे मेन स्केल का जीरो यहाँ पे है, जो वर्नियर स्केल का जीरो है ये आपका इसके पहले ही रह जाएगा कहीं। तो इसमें जो जीरो एरर होता है इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। तो जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा उसमें देखो जीरो तो कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई तो कर रहा होगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे कि भाई जीरो दोनों के कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई वीएसडी तो किसी एमएसडी से कॉन्साइड कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पॉजिटिव जीरो में सपोज आपका एन वीएसडी कॉन्साइड्स, कि वो एन वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो कॉन्साइड कर रहा है, मे बी 4 कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 से टेक 10 के बीच में कोई भी कॉन्साइड कर सकता है। तो एनवीएसडी कॉन्साइड कर रहा है, तो जो पॉजिटिव जीरो एरर होगा इसको आप ऐसा लिख दोगे, पॉजिटिव लगाओगे। और अगर एन कॉन्साइड कर रहा है तो एन इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव जीरो एरर, है ना, कि एन इंटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका लीस्ट काउंट। तो ये आपका हो गया इसलिए आपका पॉजिटिव जीरो एरर, है ना। तो इसको पहले आप लिख लो, ये तो आपका फर्स्ट पेज आ गया। ध्यान रखना 6-7 हफ्ते या 2 महीने लगेंगे, पूरा सिलेबस आपका रिवाइज होगा अच्छे से। मतलब दो तरह से होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव आप करते जाओगे, उसमें मैं ऐसा कोई चैप्टर वाइज नहीं होगा, वो आप करते जाओगे 50-50 करके, है ना। प्लस हमें एक 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 करके चैप्टर धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, है ना, कि जो 11th के चैप्टर्स है वो धीरे धीरे रिवाइज करते जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के थ्रू थोड़ा क्विक रिविजन हो जाएगा आपका, जो आपका फुल सिलेबस टेस्ट आएगा अभी उसके पहले वो हो जाएगा, और प्लस ये रिविजन आपका चलता रहेगा। तो ये दो ट्रैक पे प्लान है आपका, उस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। ऐसे ही हम आ जाते हैं नेगेटिव जीरो एरर के ऊपर, कि वी कम टू द नेगेटिव जीरो एरर, है ना, कि पॉजिटिव जीरो एरर के बाद वी कम फॉर द नेगेटिव जीरो एरर, है ना, कि यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर आ गया, नेगेटिव जीरो, है ना। तो जो आपका नेगेटिव जीरो एरर होगा इसमें जस्ट अब कैसा हो जाएगा कि नेगेटिव जीरो एरर की जब भी हम बात करेंगे तो नेगेटिव जीरो एरर में आपका ये आपका मेन स्केल हो गया, और इसके ऊपर एक वर्नियर स्केल स्लाइड कर रहा है ना, कि इसके ऊपर क्या स्लाइड कर रहा है, बेसिकली आपका एक वर्नियर स्केल, और यहाँ पे ये इसका जीरो है मेन स्केल का, है ना। और जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा ना वो क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाता है ना। तो जब क्रॉस कर जाए तो उसमें नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो नेगेटिव जीरो एरर में सपोज आपका जीरो कॉन्साइड नहीं कर रहा है लेकिन एन कॉन्साइड कर रहा है, एन वी एस डी कॉन्साइड्स,
है ना। तो ध्यान रखना एन वीएसडी अगर कॉन्साइड्स कर रहा है तो इसका जो नेगेटिव जीरो एरर होता है ना, कि इसका जो नेगेटिव जीरो एरर होगा वो एन इंटू लिस्ट काउंट नहीं होगा, है ना। नेगेटिव जीरो एरर के आगे एक तो माइनस आप साइन लगा दो, एन नहीं होगा, ये कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन इंटू लिस्ट काउंट, ये हो जाएगा, है ना। तो एन वीएसडी कॉन्साइड है और कैपिटल एन है टोटल वीएसडी, है ना। मतलब सपोज आपका 6 अगर कॉन्साइड कर रहा है तो एरर तो सिर्फ 4 का हुआ ना, क्योंकि वो क्रॉस कर चुका है। एरर किसका होगा, वैसे कि आपका 4 का होगा, तो ये आपका नेगेटिव जीरो एरर होता है। तो इसी को वी कॉल्ड एज ए नेगेटिव जीरो एरर, है ना। तो जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे वर्नियर कैलिपर्स से, तो जब आप टोटल रीडिंग लिखोगे, भाई आपने जो भी रीडिंग लिया है उसकी टोटल रीडिंग कितनी है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा बेसिकली आपका टोटल रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग कितनी है, प्लस आपका हो गया वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जीरो एरर हो जाएगा। जीरो एरर माइनस करना है, तो अगर जीरो एरर आपका पॉजिटिव है तो मेन रीडिंग में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो मेन रीडिंग में वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से टोटल रीडिंग हम क्या करते हैं इसमें डिफाइन करते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वैसे पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास ईयर में ये सब चीजें, तो लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको देख लेगा थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें है कि इस तरह से हम इसको एनालाइज करते हैं, है ना। तो ये आपका टोटल रीडिंग हो गया, तो ये थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर्स आ गया, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स के बाद हम आ जाते हैं स्क्रू गेज, है ना। स्क्रू गेज और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज, हाँ, कि वर्नियर कैलिपर्स के बाद क्या आ गया इसलिए आपका स्क्रू गेज। तो जो आपका स्क्रू गेज होता है ये ज्यादा प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट है, मतलब और ज्यादा किसी थिन वायर का अगर मुझे डायमीटर निकालना है तो उसके लिए मैं स्क्रू गेज यूज कर लूंगा। तो स्क्रू गेज में क्या होगा कि स्क्रू गेज में जस्ट अगर हम बात करें तो स्क्रू गेज में जस्ट आपका ऐसा हो जाएगा कि ये तो आपका वर्नियर कैलिपर्स आ गया, है ना। स्क्रू गेज का अगर हम फिगर देखें, पता नहीं स्क्रू गेज का फिगर नहीं है क्या, हो गया वैसे, हाँ ये आ गया स्क्रू गेज का फिगर, है ना। ये आपका स्क्रू गेज हो गया, है ना। तो भाई जिस भी चीज जैसे वायर का डायमीटर मुझे अगर निकालना है तो उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे, है ना। तो इसमें भी दो स्केल हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका मेन स्केल, मेन स्केल, है ना। और ये वाली जो स्केल होती है वी कॉल्ड एज ए सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल ऑब्लिक, इसको कई बार हम वर्नियर स्केल भी बोलते हैं, वर्नियर स्केल, है ना। कि मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल, तो आपको पता है कि इसमें भी कुछ ग्रेजुएशंस बने हुए हैं और यहाँ पे इस पे भी हैं, है ना। तो भाई इस तरह से आपका बीच में कुछ लगाएंगे तो दोनों की कुछ रीडिंग होगी, जैसे मेन स्केल कुछ 1 से ज्यादा रीड कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे इसकी भी कुछ रीडिंग है, 0 से 5 के बीच में कुछ 3 वगैरह मैच कर रहा है, तो इसकी रीडिंग आपकी 3 हो गई, तो उसके हिसाब से इसको करते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको रैचेट को रोटेट करूंगा ये चीजें आगे एंड पीछे मूव करती है ना, कि ये चीजें आगे क्या क्या, क्या कैसे मूव करेंगी बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो हम कर सकते हैं इस तरह से, हाँ। तो किसी भी स्क्रू गेज में सबसे पहले जो चीज हम निकालते हैं वो लिस्ट काउंट निकालते हैं, है ना। क्या मैं दूसरे पेज पे करता हूँ इसे, इसको आप एक बार जस्ट डायग्राम देख, जस्ट डायग्राम देखने के लिए आपको बताते हैं। तो मेन जो आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो स्केल ही, बाकी तो इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर है ना। बाकी तो जो क्या है बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है नहीं। तो मेन जो है आपका वो मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपकी मेन चीज है ना। कि यहाँ पे अगर हम बात करें स्क्रू गेज की, तो स्क्रू गेज में भी दो चीजें ही होंगी मेन, एक तो आपका ये मेन स्केल आ गया और प्लस यहाँ पे आपका एक वर्नियर स्केल लगा होगा ऐसे, लाइक दैट, है ना। किस तरह से वर्नियर स्केल आपको लगा होगा और ये दोनों को आप अटैच कर दो ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, एक रेफरेंस लाइन होगी, इसी रेफरेंस लाइन में वर्नियर स्केल रीडिंग होगी और इसका जीरो नॉर्मली मैच करता है ना, कि यूजली इसका जीरो और इसका जीरो क्या करते हैं, मैच करते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यूजली 50 होती है इसमें, है ना। टोटल नंबर ऑफ डिविजन में कितने होते हैं, 50 होते हैं, ऐसे इसमें भी हो जाएंगे मेन स्केल वर्नियर स्केल डिवीजन। यूजली क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो इसका होता है, इसका ये 1 मिलीमीटर का ही होता है, या 0.5 मिलीमीटर ले लो आप इसके इसमें। और इसका जो कैपिटल एन है
है ना, टोटल नंबर ऑफ, है ना, VSD। इसको अगर मैं कैपिटल एन लिखूं तो कैपिटल एन में इसका 50 होता है ना। तो इसका हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है ना, ये आपका होता है, दिस इज डिफाइंड एज ए पिच बाय टोटल नंबर ऑफ VSD, पिच बाय टोटल VSD, ये इसका लिस्ट काउंट होता है। और पिच हम जानते हैं, पिच का मतलब हो जाएगा एक बार जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो जितना ये लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा उसी को हम पिच बोलते हैं। तो पिच आपका हो जाएगा लीनियर डिस्टेंस इन वन रोटेशन। एक बार रोटेशन, एक बार पूरा रोटेट करेंगे तो जितना लिनियरली आगे हम पीछे मूव करेगा इसी को हम पिच बोलते हैं। यहां से लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई, है ना। तो पिच एक्चुअली क्या होता है, 1 MSD के इक्वल ही होता है। कि पिच की वैल्यू जो होती है यूजली 1 MSD के इक्वल होती है, 0.5 मिलीमीटर। और एन 50 है, तो ये आपका 0.5 हो गया और टोटल 50 आपने ले लिया। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये 0.01 मिलीमीटर लिस्ट काउंट इसका हो गया, है ना। इसका लिस्ट काउंट जो हो जाएगा वो 0.0 हो जाएगा। इसमें भी जब मैं टोटल रीडिंग लिखूंगा TR, तो सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी प्लस आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। वर्नियर स्केल रीडिंग को हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 एरर, -0 एरर, है ना। यहाँ पे माइनस क्या देगा, इसलिए आपका 0 एरर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल रीडिंग आ गया, है ना। ये जो चीज आ गई ये आपकी टोटल रीडिंग आ गई। माइनस क्या हो गया, इसलिए आपका 0 एरर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ए स्क्रू गेज। है ना। अभी 0 एरर के बारे में बताता हूँ मैं इसके। है ना। अब हम 0 एरर पे आ जाते हैं। मैंने तो लिख दिया कि 0 एरर ही होगा। इसमें पॉजिटिव 0 एरर और नेगेटिव 0 एरर होंगे। इस इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होंगे, इसलिए आपकी पॉजिटिव 0 एरर एंड नेगेटिव 0 एरर। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पॉजिटिव 0 एरर का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, पॉजिटिव 0 एरर, है ना। तो जो आपका पॉजिटिव 0 एरर होगा उसका डायग्राम आपका इस तरह से बन जाएगा। ये आपका आ गया इस तरह से, है ना। ये आपका रेफरेंस लाइन। तो पॉजिटिव 0 एरर का मतलब है कि 0 इस रेफरेंस लाइन से मैच नहीं करता है, बल्कि 0 पहले रह जाए यहाँ पे कहीं पे, है ना। 0 मैच नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि 1 2 3 कुछ मैच कर रहा होगा। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो पॉजिटिव 0 एरर में क्या होता है ना, मेन स्केल का ये 0 विजिबल होता है। जब भी पॉजिटिव 0 होगा तो मेन स्केल, है ना, 0 इज विजिबल। क्योंकि वहां तक हम पहुंच नहीं पाए ना, तो मेन स्केल का 0 विजिबल होता है। 0 इज विजिबल, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। तो वही बात है कि भाई 0 तो कॉन्साइड नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो कॉन्साइड कर रहा होगा। तो सिंपल सा बोलते हैं NVSD कॉन्साइड्स, है ना। तो जो पॉजिटिव 0 एरर होगा, पॉजिटिव 0 एरर जो होगा उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। कि जो कॉन्साइड कर रहा है उसको आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे ये पॉजिटिव 0 हो गया, एरर हो गया, ऐसे आपका नेगेटिव 0 एरर आ जाएगा। नेगेटिव 0 एरर, है ना। तो नेगेटिव 0 एरर में क्या होता है ना, कि मेन स्केल का 0 विजिबल नहीं होता है, क्योंकि ये क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाता है ना। कि मेन स्केल 0, है ना, इज नॉट विजिबल। ये पहचानने का तरीका होता है। तो इसमें भी वैसे हो जाएगा आपका कि भाई ये आपका मेन स्केल हो गया, और, है ना, इस तरह से आपका मेन स्केल हो गया, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से।
है ना, ये आपका रेफरेंस आ गया। और ये जीरो अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है तो हो सकता है जीरो जो होगा ना ये क्रॉस कर जाएगा आपका उसकी तरफ, तो जीरो हो सकता है यहाँ पे आ जाए। तो इसमें जो मेन स्केल का जीरो विजिबल नहीं होता है और जीरो क्रॉस करके चला गया, तो आपको तो जब क्रॉस करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ 47 मैच कर रहा होगा, है ना। तो इसमें वही बात है कि जब हम बोलेंगे कि सपोज एन वी एस डी कॉन्साइड कर रहा है, तो एरर एन का थोड़ी हुआ। जैसे 47 अगर कॉन्साइड कर रहा है तो 47 का एरर थोड़ी है, सिर्फ 3 का है। तो जब हम नेगेटिव जीरो एरर लिखेंगे, नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर में एक तो बाहर माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे अगेन एन माइनस स्मॉल एन हो जाएगा। तो भाई टोटल 50 से इसको माइनस कर दोगे आप जो कॉन्साइड कर रहा है, तो अगर 50 माइनस 47 3 का एरर हो जाएगा इनटू लीस्ट काउंट, है ना। तो ये आपका हो गया नेगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, है ना। और टोटल रीडिंग जो हो जाएगी वो आपकी ये हो जाएगी, है ना, कि टोटल जो रीडिंग होगी वो आपकी ये हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो आपका गया इससे। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट तो लास्ट ईयर भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसके अलावा स्टार्ट करते हैं कि सेकंड के बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट पे हम जाते हैं, है ना। तो थर्ड स्टूडेंट होता है, थर्ड एक्सपेरिमेंटल आपको होता है दैट इज द जी बाय सिंपल पेंडुलम, है ना। ये भी आसान है, मेन तो यंग्स मॉडुलस होता है। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज द, है ना। मैं एक बार लिस्ट से ही देख लेता हूँ इसे कि लिस्ट आपकी है कौन कौन से, उसमें क्या नाम लिखा हुआ है ना, उससे ज्यादा सही रहेगा। तो पहला आ गया वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा आपका आ गया स्क्रू गेज, जो कि हम लास्ट ईयर भी हमने किया था, इस साल फिर से कर लिया एक बार, है ना। थर्ड आपका आ गया क्या लगी, वेट फॉर मिनट, है ना। पिच बाई ये आ गया, हाँ, मेजरमेंट ऑफ जी यूजिंग ए सैंपल पेंडुलम, है ना। कि थर्ड जो एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ जी, मेजरमेंट ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, यूजिंग सिंपल पेंडुलम, है ना। कि मेजरमेंट ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, है ना। तो अब मतलब जी की वैल्यू सिंपल पेंडुलम से हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक कोई सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं और इससे कोई बाव आपने हैंग कर दिया, तो आपको पता है सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है 2 पाई√L/G। तो यहाँ से जी की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो जी की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई² L/T², है ना। तो इसमें वेरिएबल्स जो है वो एल और टी तो हैं, अगर आप एल चेंज करोगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा, है ना। कि एल चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी चेंज होगी। तो डिफरेंट लेंथ का सिंपल पेंडुलम लेते हैं और ऑसिलेट करके उसका टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंटली हम निकाल लेते हैं, है ना। कि भाई लेंथ चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, है ना। टाइम पीरियड लेंथ का तो फंक्शन है यहाँ पे, तो डिफरेंट लेंथ के पेंडुलम की अलग अलग टाइम पीरियड होगी और उसका हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने यहाँ पे कोई एक इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर लिया, है ना, कि एल और टी का आपने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग एल आपने ले लिया और यहाँ पे टी² ले लिया, है ना। तो आप देखो एल और टी अलग अलग है लेकिन L/T² तो सारे कांस्टेंट टर्म है ना। तो ये जब हम इस ग्राफ को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। क्योंकि ये ग्राफ जो होगा एल और T² का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन।
इस स्ट्रेट लाइन का आप स्लोप मेजर कर लो, है ना, कि इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या मेजर कर लेते हैं, स्लोप थीटा। तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी, तो जी की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से तो 4 पाई स्क्वायर इंटू टेन थीटा हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर तो एक फिक्स वैल्यू है ही, ये एंगल आपको बदल जाएगा, उसका टेन थीटा आप निकाल लो, टेन थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे तो विल गेट योर वैल्यूज, है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा, इस तरह से। तो एक सिंपल चीज है, बस आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में ये ग्राफ और स्लोप का कंसेप्ट जानना था। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट आपका ये होता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय सर्ल्स मेथड। डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, है ना, बाय, हाउ टू प्रोनाउंस आई डोंट नो, सर्ल्स मेथड लिखा हुआ है, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बस सर्ल्स मेथड। कि भाई किसी भी वायर का अगर मुझे यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो यंग्स मॉडुलस किसी वायर का मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कोई भी वायर आपको दिया हुआ है उसका हम यंग्स मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो उसका मैं स्ट्रक्चर अगर देखूं कि जो सर्ल एपरेटस होता है वो होता कैसा है, जो सर्ल एपरेटस होगा उसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है ना, कि जैसे वर्नियर कैलिपर्स आ गया, स्क्रू गेज आ गया, है ना, ये सर्ल एपरेटस है। होप कि आपको ठीक से विजिबल होगा या नहीं होगा पता नहीं है ना, वैसे मैं ड्रॉ भी करूंगा इसे, है ना। तो ये इसमें आपके स्ट्रक्चर्स हैं सारे, है ना। तो ये मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये तो बहुत छोटा सा डायग्राम है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सर्ल एपरेटस, क्योंकि ये आपको जानना होगा थोड़ा सा, है ना। तो सर्ल एपरेटस में क्या होता है कि दो इस तरह से फ्रेम्स होते हैं, है ना, कि इस तरह से हम दो फ्रेम बना लेते हैं ऐसे। इस सर्ल मेथड में इस तरह से दो फ्रेम होंगे, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बताता हूँ कि नॉर्मली तो क्या है, कॉम्प्लेटर दिया होता है, लेकिन वैसे एकदम आसान है ये। इस तरह से दो फ्रेम होते हैं, लाइक दैट, दोनों पैरेलल रखे होंगे ऐसे, है ना, इस तरह से आपका। और इस दोनों फ्रेम के बीच में ना एक स्प्लिट लेवल रखा होता है। स्प्लिट लेवल का फंक्शन क्या है, विल एक्सप्लेन यू, कि इनके बीच में एक इस तरह से स्प्लिट लेवल रखा हुआ है ना। और ये स्प्लिट लेवल जो है ये किसी माइक्रोमीटर स्क्रू से अटैच्ड है, यहाँ पे एक माइक्रोमीटर स्क्रू भी होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू, ये अटैच्ड होगा किसी माइक्रोमीटर स्क्रू से, लाइक दैट। और यहाँ पे स्केल लगी होगी आपकी, है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए माइक्रोमीटर स्क्रू, है ना। और इससे आप कोई वेट हैंग कर देते हो, इससे आपने यहाँ पे वेट हैंग कर दिया, एक और वेट आपने यहाँ पे ले लिया, है ना, कि वेट आपने हैंग कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे आपने दो वायर ले लिए, है ना, कि यहाँ पे आपने क्या है, दो वायर जिसका आपको यंग्स मॉडुलस लगाना है उसको आप अटैच कर देते हो वैसे, है ना, कि भाई जिसका यंग्स मॉडुलस निकालना है उस दोनों वायर से आपने हैंग कर दिया। इसमें एक्चुअली एक का निकालना होता है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल वायर है, दूसरा वायर तो सपोर्ट के लिए लगा होता है, दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर जिसका कि यंग्स मॉडुलस मुझे निकालना है। तो यूजली होता क्या है कि जो ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं स्प्रेड लेवल, स्प्रेड लेवल। तो देखो स्प्रेड लेवल का पर्पज ये होता है कि इसके बीच में ना एक बबल होता है ऐसे, तो जब ये चीज हॉरिजेंटल होगी तो बबल सेंटर पे होता है, और थोड़ा भी ये टिल्ट होगी तो बबल लेफ्ट या राइटवर्ड मूव करेगा। तो स्टार्टिंग में जब एक यहाँ तो कुछ लोड है, यहाँ कोई लोड नहीं है, तो ये सेंटर पे रहता है ना। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे कोई वेट डालते हैं, तो जैसे वेट डालेंगे तो इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा ना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये बबल डिस्टर्ब होगा। मैं क्या करूंगा, माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करके फिर से इसको हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, है ना। और माइक्रोमीटर स्क्रू की जो रीडिंग होगी वो चेंज इन लेंथ हो जाएगी। तो भाई आप जैसे वेट हैंग करोगे यहाँ पे, इसमें चेंज इन लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ होगा तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब ये बबल डिस्टर्ब हो गया। तो जितना आप माइक्रोमीटर स्क्रू को रोटेट करोगे वो चेंज इन लेंथ को एडजस्ट करने के लिए तो करोगे, फिर से सेंटर पे ले आए,
जो माइक्रोमीटर स्क्रू की जो रीडिंग होती है, रीडिंग इज चेंज इन लेंथ, रीडिंग इज चेंज इन लेंथ, है ना। कि माइक्रोमीटर स्क्रू की जो रीडिंग होती है वो क्या होता है, जैसे कि आपका चेंज इन लेंथ होता है ना। तो इससे चेंज इन लेंथ हम निकाल लेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, वेट चेंज करते रहते हैं और चेंज इन लेंथ भी चेंज करते रहते हैं, तो आपके पास डाटा आ जाता है। अब ये डाटा को यूज कैसे करना है, अब मेन फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। कि मेन फॉर्मूला ये होता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हो जाती है mg/L बाई, है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये तो यंग्स मॉडुलस हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से, कि mg बाई ये स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, इसको एज मॉडल ले लो, है ना। तो चेंज इन लेंथ बाय लेंथ हो जाएगा। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, लेंथ तो फिक्स ही है इसकी, पाई आर स्क्वायर भी एक कांस्टेंट ही है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वेट और डेल्टा एल तो वेरिएबल है भाई, अलग अलग वेट पे डेल्टा एल अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही जैसे इसमें आपने ग्राफ बनाया था, इस केस में भी आप एक ग्राफ बना लो, है ना। और यहाँ पे जो ग्राफ बनाओगे ये वेट वर्सेस चेंज इन लेंथ का हो जाएगा, है ना। कि ये जो ग्राफ होगा ये वेट वर्सेस चेंज इन लेंथ हो जाएगा, है ना। कि वेट वर्सेस चेंज इन लेंथ, है ना। कि भाई वेट वर्सेस चेंज इन लेंथ, तो आप इसमें ऐसा लोगे, वेट वर्सेस चेंज इन लेंथ का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपका mg आ गया और वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने चेंज इन लेंथ ले लिया, तो वेट चेंज करते जाएंगे तो आपका इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि आप देखो वेट और चेंज इन लेंथ के अलावा सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसका आप स्लोप निकाल लो, है ना। कि यहाँ पे भी इस स्ट्रेट लाइन का हम क्या निकाल लेंगे, इसके लिए आपका स्लोप, है ना। कि स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे स्लोप आ गया आपका, ये आपका थीटा है नहीं, तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपका डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, है ना। और जैसे टेन थीटा हम निकालेंगे तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, है ना। यंग्स मॉडुलस की जो, सॉरी, टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा एल बाई एम जी, है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका आ गया कि यहाँ से आपका आ जाएगा एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू टेन थीटा। तो आपने वेट चेंज करके एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ का टेन थीटा निकाल लिया और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस आ जाएगा आपका। तो इसी को हम बोलते हैं सर्ड मेथड, है ना। कई न्यूमेरिकल्स में इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं, उसको आप लिख लो। हाँ, ये आपका गया नेक्स्ट। हाँ, अभी क्वेश्चंस आएंगे बेटा, क्वेश्चंस आएंगे, वेट फॉर मोमेंट, क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बता दूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे हम आते हैं, विल कम टू द न्यूमेरिकल्स, है ना। ये आपका जाएगा, ये आपका क्वेश्चन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, है ना। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है, दैट इज योर एक्सपेरिमेंट नंबर 5, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर।
specific heat of liquid using कैलोरीमीटर। वे कैलोरीमीटर से किसी भी लिक्विड का हम स्पेसिफिक हीट कैसे निकालेंगे, उसका भी एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो कैलोरीमीटर कुछ नहीं, आइसोलेटेड बॉक्स होता है कि इस तरह से जो आइसोलेटेड बॉक्स होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका कैलोरीमीटर, इस तरह से आइसोलेटेड बॉक्स है ना। और इसमें हम क्या करते हैं कि लिक्विड जिसका मुझे स्पेसिफिक हीट निकालना होता है, इसको मैं यहाँ पे भर देता हूँ और यहाँ पे किसी रेसिस्टेंस के थ्रू, है ना, हम इसको हीट अप करते हैं लिक्विड को, और किसी थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। थर्मोमीटर से इसका हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर। तो कुछ चीजों का मास आपको पता होता है, m1 इज द मास ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर। एम्प्टी कैलोरीमीटर। और m2 जो होता है, दिस इज द मास ऑफ कैलोरीमीटर विथ लिक्विड, है ना। एम्प्टी कैलोरीमीटर का मास आपका ये होता है, m2 इज द मास ऑफ द एम्प्टी कैलोरीमीटर विथ लिक्विड। आगे कि पहले हम खाली को वेट कर लेंगे, फिर बाद में लिक्विड भर के वेट कर लेते हैं। बाद में लिक्विड भर के हम इसको क्या करेंगे, इसलिए आपका वेट कर लेंगे, है ना। और इसमें कुछ चीजें मुझे पता होती है, लाइक लिक्विड के स्पेसिफिक हीट तो मुझे नहीं पता है, SL है सपोज। कैलोरीमीटर का स्पेसिफिक हीट SC मुझे पता है। तो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे कोई करंट फ्लो करो I, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है और फॉर टाइम T, कि करंट I फ्लो करते हैं किसी T टाइम के लिए, तो जो हीट सप्लाइड होगा इस केस में, भाई जो आपने हीट सप्लाई किया इस लिक्विड को, वो आपका VIT तो हो जाएगा कि अगर वोल्टेज V है, वाई से मल्टीप्लाई करके पावर आ जाएगी, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट सप्लाइड आ जाएगा। अब ये हीट सप्लाइड क्या करेगा, कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। तो हम लिख लेंगे कि भाई लिक्विड का मास, सपोज आपका आपने ले लिया, लिक्विड का मास जो हो जाएगा वो m2 माइनस m1 हो जाएगा, इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट SL हो गई, इंटू टेम्परेचर में चेंज सपोज डेल्टा थीटा आ गया, जो कि हम थर्मोमीटर से मेजर कर लेंगे कि भाई इतने टाइम के बाद इसके टेम्परेचर कितना हो गया। तो ये तो आपका आ गया लिक्विड ने जो हीट एब्जॉर्ब की, प्लस ये कैलोरीमीटर भी तो करेगा। तो कैलोरीमीटर का मास तो m1 है, उसका स्पेसिफिक हीट SC है, इंटू टेम्परेचर में चेंज तो दोनों में सेम ही है। हाँ, तो इसमें देखो सब चीजें मुझे पता है एक्सेप्ट दिस SL। ये एक्सपेरिमेंट से बाकी सारे रीडिंग आपको पता होगी, SL आप निकाल लोगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड यूजिंग कैलोरीमीटर, है ना। तो इससे हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर डेल्टा थीटा आपका थर्मोमीटर की रीडिंग आ जाएगी, हाँ, कि थर्मोमीटर की रीडिंग से डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिर्फ SL आप नहीं जानते हो कितना है इसका, है। तो ये चीजें हम जानते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, लैब वाला चीज आपको चाहिए होता है एलिमेंट, वह लैब में ये चीजें कैसे यूज करते हैं, कोई अननोन चीज नहीं है, वही प्रिंसिपल हम इसमें यूज करते हैं। ये फिफ्थ आ गया। एक और 11th का एक्सपेरिमेंट है, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड निकालना होता है आपको यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब, है। इसके अलावा कुछ 12th के भी हैं, तो वो मैं बताऊंगा नहीं आपको, उसका लिस्ट दे दूंगा, वो आप देख लेना, आपने पढ़ा ही होगा उसे कहीं ना कहीं। अभी 12th वाला तो पढ़ते ही हैं इनफैक्ट, 11th वाला थोड़ा सा कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज आ गया, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेंस ट्यूब। स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब से हम स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकालेंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब कुछ कुछ नहीं होता है ऐसा कि एक आपका सपोज कोई टैंक है ना, इसमें हम लिक्विड फिल कर लेते हैं, है ना, और एक ऐसे ट्यूब डिप कर लेते हैं हम इसमें, कि किस तरह से ओपन ट्यूब डिप कर लेते हैं इसमें हम, एक एंड इसका ओपन है और दूसरा एंड क्लोज है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इसको हम क्या करते हैं कि पहले इसके अंदर आपने डिप कर लिया इसे, है ना। तो आपको पता है कि कोई
ये लेंथ सपोज जो बाहर इसके है, इसी में तो एयर कॉलम बनेगा, कोई L1 लेंथ है, कोई L लेंथ है, तो हम क्या करते हैं कि इसको इसके ऊपर में एक ट्यूनिंग फॉर्क रखते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है और वाइब्रेट करते हैं। तो क्या होता है जब ये इसको फिर मैं ऊपर उठाता हूँ, वाटर से बाहर निकालता हूँ, कि पहले हो सकता है कि पूरा सबमर्ज्ड होगा, धीरे धीरे निकालते हैं तो हम देखते हैं L1 पे अचानक से ज्यादा साउंड सुनाई देता है, मतलब रेजोनेंस हो जाता है ना। कि जब भी इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रेजोनेंस हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही रेजोनेंस हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। तो आपको पता है ये रेजोनेंस तभी होता है जब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए, ये पहला फर्स्ट हार्मोनिक से मैच कर गया ये। तो आप यहां से फिर L1 निकाल लोगे, जो L1 की वैल्यू होगी, है ना, L1 तो आप मेजर कर ही लोगे। L1 की जो वैल्यू होगी ये आपका हो जाएगा लैम्डा बाई, इनफैक्ट हम इसको ऐसा लिखते हैं कि जो L1 प्लस ई होगा, एंड करेक्शन भी होता है, ये लैम्डा बाई 4 के इक्वल होता है, वेयर ई इज द एंड करेक्शन। क्योंकि ये कई बार हम डिस्कस करते हैं कि जो एंटी नोड बनता है वो एग्जैक्ट एंड पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर बनता है, और वो कितना एंड करेक्शन होता है आपको पता नहीं होता है ना। बाद में एक्सपेरिमेंटली हम इसको वैल्यू देते हैं कि जो एंड करेक्शन की वैल्यू होती है वो 0.6 आर की होती है, लेकिन उसके लिए जरूरत नहीं इसकी आपकी। तो हम बोलेंगे L1 प्लस ई जो होगा वो लैम्डा बाई 4 के इक्वल हो जाएगा, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस। ये तो फर्स्ट आ गया, आपको पता है कि और ऊपर ले जाएं, तो आप और ऊपर ले जाएं तो सेकंड रेजोनेंस, सेकंड हार्मोनिक से भी, थर्ड हार्मोनिक से भी तो मैच कर जाएगा ये ऐसा हो जाएगा, है ना। और ऊपर ले जाएं तो फिर से रेजोनेंस हो जाएगा। तो अब जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, L2 प्लस ई। ये लेंथ सपोज L2 हो जाती है, तो L2 प्लस ई की वैल्यू आपकी 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। अब इससे आपका वेवलेंथ आ जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे हम, क्योंकि एंड करेक्शन नॉर्मली आपको नहीं पता होता है, तो दोनों को जैसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ से लैम्डा बाई 2 इक्वल टू L2 माइनस L1 आ जाएगा। सेकेंड से फर्स्ट को आप माइनस कर दो तो ई कैंसिल, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 जो होगा वो आपका लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा आ गया, लैम्डा आपका आ गया 2 L2 माइनस L1। और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है, एफ से ही तो मैच कर रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड आपका आ जाएगा। अगर एक बार लैम्डा पता है, L2 माइनस L1 पता है, तो लैम्डा आ गया, तो यहाँ से आप स्पीड ऑफ साउंड लिख सकते हो। स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा 2 इंटू फ्रीक्वेंसी L2 माइनस L। तो एक्सपेरिमेंट में हम ये L1 L2 ही निकालते हैं कि भाई आप वाइब्रेट कर देंगे, पहला रेजोनेंस आया, आपने सुन लिया कि अचानक से साउंड लाउड हो गया, वो लेंथ में से कर ली, फिर ऊपर उठाते गए इस ट्यूब को, फिर से दूसरा साउंड सुन लिया आपने, तो वो L2 हो गया। तो अगर L2 और L1 पता है तो फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फॉर्क की नोन होगी आपको, तो हम स्पीड ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। तो ये 6 एक्सपेरिमेंट है जो कि 11th के आपके लिस्ट में है ना, और भी है जो कि आपके 12th के हैं। तो मैं लिख देता हूं, एक बार आप इसको देख लेना। ठीक है, ये आपका गया। अब मैं लिस्ट बनाता हूँ आपको कि और कौन से 12th के एक्सपेरिमेंट आपको जानने हैं, वो आपने किया हुआ है इसलिए उसके बारे में बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। जो आपका 6 एक्सपेरिमेंट होता है दैट इज योर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। 6 एक्सपेरिमेंट होता है वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ऑफ ओम्स लॉ, है ना। और 7th एक्सपेरिमेंट होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द
मटेरियल ऑफ वायर, वायर बाय ए मीटर ब्रिज, बाय ए मीटर ब्रिज, है ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बाय मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज भी हम जानते ही हैं, है ना। और एट एक्सपेरिमेंट आपका है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, है ना। मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स, measurement of unknown resistance using post office box, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। मैं कभी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं लिस्ट ही लिख रहा हूँ। नाइन्थ आपको आता है ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ना, कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड होता है फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, concave mirror and concave lens using UV method, using UV method, UV मेथड को यूज करके कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस का हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपके 9 एक्सपेरिमेंट है ना, जो कि आपको जानने होते हैं, है ना? तो इसके बारे में आप जरूर नॉलेज लेना, क्योंकि मेंस में ना ये पूछा जाता है आपसे, अलग से सिलेबस में दिया हुआ है, ये सब चीजें हैं आपकी, है ना। तो 11th वाले तो मैंने सारे बता दिए, 12th भी कभी देखेंगे बता देंगे। फिलहाल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये सारी चीजें, है। तो वन बाय वन आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। शेयर फ्यू क्वेश्चंस, है ना। और वही अब करना है आपको। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने आज ये पढ़ा दिया, तो मैं कुछ होमवर्क शेयर कर दूंगा आपको मैं, है ना। कि होमवर्क में क्या करूंगा, बेसिकली आपको शेयर कर दूंगा, है ना। कि होमवर्क जो है आई शेयर, तो वो So can you show the last slide? अभी स्लाइड कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ये आपका गया। तो मैं क्या Thank you, sir. करूँ, मैंने बता दिया, तो आज मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव और 20 सब्जेक्टिव दे दूंगा, तो आप बीच में ट्राई करना। उसके अलावा, है ना, आप अपने डाउट पूछ सकते हो। प्लस मुझे अब जैसे अब अगले वीक का टॉपिक जो रखूंगा ना मैं यहाँ पे, डाउट्स तो आप किसी भी टॉपिक के पूछ सकते हो, लेकिन अगले वीक का मैं टॉपिक रखूंगा काइनेमेटिक्स। तो आप काइनेमेटिक्स में स्पेसिफिक मुझे बता देना मैसेज करके, भाई काइनेमेटिक्स में पूरी काइनेमेटिक्स थोड़ी डाउट होती है, किस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, है ना। कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस मुझे नहीं आते हैं, तो एक बार काइनेमेटिक्स देख के कर लिया, तो ऐसे चैप्टर वाइज हम करते जाएंगे पीछे से, क्योंकि पूरा तो मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा कि ऐसे मतलब एक एक चीज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है कि भाई ये मुझे नहीं आता है, ये क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आता है, कि इसमें मुझे प्रॉब्लम है, तो वो स्पेसिफिक ग्रुप में शेयर कर देना, तो उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। ऐसे लॉज ऑफ मोशन में भी कि ये चीज मुझे नहीं आती, स्प्रिंग नहीं आता मुझे, है ना, ये कंस्ट्रेंट में ये कंस्ट्रेंट मुझे नहीं आता है, तो आप शेयर कर देना, मैं उसको एड्रेस करते जाऊंगा। तो ऐसे चैप्टर वाइज सारा कुछ हम करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली सारी चीजें आपकी कवर अप होती जाएगी, है ना। तो हम कर सकते हैं, है ना। नाउ आई विल शेयर द क्वेश्चंस। ये आपका रेजोनेंस ट्यूब था, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, कि एल लेंथ एंड L/2 लेंथ। हाँ, ये कर सकते हो आप क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा मुश्किल होता है सॉल्व करने से, इसमें कमांड आना बड़ा टफ काम है। कुछ है आंसर आपका? चेक करो, आ जाएगा आपका। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जी एडवांस में आया था 2013 में, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस अब एडवांस में आया तो ऐसा थोड़ी एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको निकालना है लीस्ट काउंट कितना होगा। तो आप यहाँ पे लिख लो लीस्ट काउंट की, कोई याद नहीं रखना है कि इसका लिस्ट काउंट इतना है, इसका लिस्ट काउंट इतना है। लीस्ट काउंट बेसिकली होता क्या है? वो होता है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन तो बच्चे निकाल लेते हैं कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन तो मुझे समझ में आ रहा है, वे 50 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है इससे, मतलब 50 जो डिवीजन है इज इक्वल टू जो है वो 2.45 है। तो जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वो आपका 2.45/50 हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं होता उसको। तो वन VSD जो होगा वो आपका हो जाएगा 2.45/50। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.049 आ जाएगा, है ना। तो मतलब इतने सेंटीमीटर वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है। अब मेन स्केल डिवीजन इसमें कहीं दिया नहीं हुआ है ना, तो कोई गेस करके बता सकता है कि मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? बस सोच के बताओ। देखो ये बोल रहा है कि इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन, मतलब जब रीडिंग लेंगे तो कहीं ना कहीं राइज करेगा ना, वो 5.10 एंड 5.15 के बीच में। तो मतलब इसमें 5.10 के बाद कुछ नहीं, सीधे 5.15 आ रहा है ना। तो मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, यहां से आ जाएगी ना कि 1 MSD जो होगा वो 0.05 सेंटीमीटर होगा। वही तो जेई के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई अगर ये लाई कर रहा है इसके और इसके बीच में, जो भी रीडिंग है, हाँ इसके और इसके बीच में राइट कर रहा है, तभी तो हम वर्नियर स्केल यूज करेंगे। तो जो भी होगा वन में स्केल डिवीजन इसके हो जाएगा, तो यहाँ से लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई। तो वन मेन स्केल डिवीजन तो आपका हो जाता है, अभी आपने निकाला है वन मेन स्केल डिवीजन 0.05 है, माइनस वन VSD 0.049 है। तो एग्जैक्टली लीस्ट काउंट की वैल्यू 0.001 आ गई।
सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट हो गया है ना। तो कैसे लीस्ट काउंट निकालना वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये टोटल रीडिंग, तो टोटल रीडिंग में आपको पता ही है कि इससे ज्यादा और इससे कम है, ये तो पहले लिख लो आप। ये मेन स्केल रीडिंग हो गई, कोई जीरो एरर तो है ही नहीं इसमें। प्लस 24 डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, मतलब ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इन 24 डिवीजन को हम 0.001 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, बस आंसर आ गया टोटल रीडिंग, है ना। इसको निकाल लो आप, तो बेसिकली इससे आपका आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर रीडिंग होगी टोटल। तो डायमीटर बी आपका आंसर आ जाएगा। और देखो कैसे इसने सिंपल से इसको एडवांस का क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, कि है कुछ भी नहीं लेकिन थोड़ा सा मिसिंग चीज देख के एडवांस का क्वेश्चन बनाया हुआ है। वैसे ही आपको एनालाइज करना है सब चीजों को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना कैसे कैसे मैंने किया है ना। इसमें एक्चुअली वो मेन स्केल डिवीजन ही समझ में नहीं आता बच्चों को क्या है। तो सबसे पहले लिस्ट काउंट निकालना, फिर रीडिंग की बात करनी है। और लिस्ट काउंट की यही एक डेफिनेशन है, बाकी सारी चीजें तो क्वेश्चन में दी होगी आपको, है ना। कि बाकी सारी जो चीजें होंगी वो आपको क्वेश्चन में मेंशन की होगी, ये हम कर सकते हैं ऐसे। चलो इसको देख लो। सबसे टफ चीज होती है 11th में इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, ये थोड़ा सा अलग सी चीज होती है।
चलो स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन है ये, और एरर्स बेस में आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो इसको डिस्कस करता हूं मैं। देखो पहली बात तो ये निकालो कि इस केस में लीस्ट काउंट क्या होगा। तो लीस्ट काउंट होता है पिच पिच बाई एन। तो पिच इसका इसने दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, और 50 डिवीजन है ना। तो जो लीस्ट काउंट की वैल्यू इस केस में हो जाएगी वो आपकी 0.01 मिलीमीटर हो जाएगी, है ना। ये 0.01 मिलीमीटर आ गई। अब इसने बोला हुआ है कि रीडिंग ऑफ द मेन स्केल, मतलब इससे निकाल रहे हैं डायमीटर ऑफ द बॉल मेजर कर रहे हैं हम इसमें, डायमीटर मेजर कर रहे हैं, है ना। तो डायमीटर रीडिंग ऑफ द मेन स्केल 2.5 है, और सर्कुलर स्केल में 20 डिवीजन है। हाँ, तो जो टोटल रीडिंग होगी, जो डायमीटर ऑफ द बॉल हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2.5 तो होगा ही, कोई एरर नहीं है ना। अगर इसने मतलब वो जीरो एरर नहीं है, वैसे तो एरर है लेकिन जीरो एरर नहीं है। तो 2.5 प्लस 20 डिवीजन है, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0.01 से, तो यहाँ से डायमीटर ऑफ द बॉल की वैल्यू आ जाएगी। डायमीटर ऑफ द बॉल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी, है ना, 2.7 मिलीमीटर आ जाएगी, मिलीमीटर आ जाएगी, हाँ, कि 2.7 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ द बॉल आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान रखना कि भाई इससे निकालना तो आपको डेंसिटी है ना। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो जब भी आप यहाँ पे डेंसिटी लिखोगे, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा बेसिकली आपका मास बाय वॉल्यूम। तो मास तो जो है वो है ही, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, है ना, कि भाई इसके कुछ लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, स्फेयर के वॉल्यूम को ले लेंगे हम इसमें। तो ये आपका मास हो गया बाय वॉल्यूम, आपका हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब का मतलब डायमीटर बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें क्या है ना, अपने इसने बोला हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ मास में जो एरर है वो आपका 2% का है, रिलेटिव एरर इसमें 2% है। तो डायमीटर में भी मेजर करने में भी एरर कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये बोल रहा है कि डेंसिटी की कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो आपको रिलेशन लिखना पड़ेगा कि डेल्टा रो बाई रो। हाँ, सही आंसर आ गया किसी का। हाँ, अच्छा, D/2 क्यूब होगा, ओके, D/2 क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना, कि पाई 4/3 D/2 क्यूब हो गया। तो हम लिखेंगे डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, ये तो परसेंटेज होता है, इक्वल टू डेल्टा बाई एम बाई एम इंटू 100। ये 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, और ये आपको डी क्यूब होता है, तो डी क्यूब तो बाहर मल्टीप्लाई होता है ना 3, डेल्टा D/2 इंटू 100। रूल ऑफ एरर कॉम्बिनेशन आपने यूज कर लिया, है ना, कि भाई एम बाई डी क्यूब था, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 आ गया। जो पावर होती है वो बाहर मल्टीप्लाई होती है, सारे प्लस होते हैं। ये चीज तो आपको निकालना है, ये आपको दिया हुआ है 2%, हाँ, कि डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 2% दिया हुआ है। अब इसमें ये है कि डी तो दिया हुआ है, डी में एरर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा डी में एरर भाई, तो डेल्टा डी निकालना पड़ेगा ना। डेल्टा डी कितना लेंगे हम इसमें, डेल्टा डी हम क्या ले सकते हैं, कोई बता सकता है क्या। भाई कैपिटल डी तो आपने निकाल लिया, इतना होता है, लेकिन आपको डी में एरर कैसे निकालेंगे, वो तो कहीं दिया नहीं हुआ है इसमें। हमेशा ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट में लीस्ट काउंट ही उसका एरर होता है, आपको दिया नहीं होगा, बल्कि लीस्ट काउंट ही उसका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लीस्ट काउंट जो होगा, एमएल सही बता रहे हो आप, यही आपका एरर हो जाएगा। तो ये आपका 0.01 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो 3 इंटू डेल्टा डी की वैल्यू 0.01 आ गई, कैपिटल डी आपका 2.7 है, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो आप, है ना। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना,
इससे आंसर आपका 3.1% आ जाएगा, ये 1.1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, तो आपका आंसर 3.1% मैच कर जाएगा। अब देखो सब चीजें इसमें आ गई। सबसे पहले आपने लीस्ट काउंट निकाला, फिर स्क्रू गेज यूज करके डायमीटर निकाला, फिर आपने डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम लेके ये रिलेशन लिखा, तब अल्टीमेटली आंसर आ गया, 3.1% आ जाएगा। परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज एंड डेंसिटी जो होगी वही होगी, है ना। तो इसी तरह से कंबाइन करके क्वेश्चंस को देते हैं, है ना। तो दोनों क्वेश्चन मैंने उसके लिए है। ठीक है, ये आपका exercise। चलो इसको देखते हैं। इसमें तो लीस्ट काउंट ही पूछा गया है, तो फटाफट बता दोगे। अरे ये तो आसान है, ये तो बता दो। हाँ, खुशी और आंसर इज करेक्ट। सही बताया आपने आंसर। मैंने सही बोला है कि भाई इट हैज द 20 इक्वल डिवीजन इतना है,
विच मैथड द 16, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे 20 VSD इक्वल टू 16 MSD। तो 1 VSD किसके इक्वल हो जाएगा? 16/20 MSD के, मतलब 4/5 MSD हो जाएगा, है ना। और लीस्ट काउंट की जो वैल्यू होती है वो 1 MSD माइनस 1 VSD होती है। तो 1 MSD माइनस 1 MSD की वैल्यू हो जाएगी 4/5 MSD, मतलब ये MSD/5 आ जाएगा। और एक मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है, तो 1/5 आ गया। तो 0.2 मिलीमीटर इज करेक्ट आंसर, है ना। तो 0.2 मिलीमीटर इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। आकाश थोड़ा सा एक फ्रैक्शन आपने गलत कर दिया, वो चेक कर लेना थोड़ा सा। तो डी इक्वल टू 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट जो है, फॉर्मूला जो है वो सिर्फ ये है, बाकी सारी चीजें तो आपको इंफॉर्मेशन दी होगी कितना होता है। मेन फॉर्मूला आपका ये है। कहीं चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो आप ये वाला, फिर बाकी पढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको बाद में, फिलहाल इसको कर लो थोड़ा सा।
हाँ, आज मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन आपका सही होगा आंसर, है ना। पहले तो पिच निकाल लेते हैं कितना है। तो पिच इसने देखिए ध्यान रखना है, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 फुल टर्न में 0.1 मिलीमीटर है, मतलब एक टर्न में तो 0.5 मिलीमीटर ही होगा ना। तो 0.5 मिलीमीटर इसका पिच हो गया। पिच आ गया तो लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.5/50, तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ गया, है ना। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि मेजरिंग द डायमीटर ऑफ थिन वायर, मेन स्केल रीडिंग इज द 3 मिलीमीटर, तो 3 तो होगा ही, प्लस 35 मैच कर रहा है, तो 35 इंटू 0.01 आ गया, माइनस माइनस ऑफ 0.03। मेन फॉर्मूला माइनस होता है, लेकिन जीरो एरर भी नेगेटिव है, तो प्लस हो जाएगा एक्चुअली में। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया 3 प्लस 0.35 प्लस 0.03, है ना। तो बिल्कुल सही आपने आंसर बताया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 3.38 मिलीमीटर इज द डायमीटर ऑफ द वॉक। इस तरह से करना है, राइट। तो कैसे मैं निकाला, ध्यान रखना, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि 2 फुल टर्न से इतना होता है, तो एक टर्न से 0.5 ही होगा ना, तो पिच 0.5 हो जाएगा, हाँ। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के लिए इतनी काफी है। तो आज मैंने पहला चैप्टर आपको बताया, दैट इज द फिजिक्स एंड मेजरमेंट जो होता है, उसी में एक्सपेरिमेंट्स भी आ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास का आपका जो टॉपिक है वो काइनेमेटिक्स है। तो आप ग्रुप में शेयर कर देना कि भाई काइनेमेटिक्स में स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है, तो उससे मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। तो वही मैं बता दूंगा आपको मैं, रादर देन कि पूरा एक एक छोटी मोटी चीज बताने से टाइम वेस्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं आती, एक बार एनालाइज करके बता देना मुझे आप, है ना। ऐसे हर चैप्टर में शेयर करते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, तो इसी से इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तो हम कर लेंगे इस, राइट। प्लस जो असाइनमेंट के क्वेश्चन शेयर करूंगा वो भी आप सॉल्व कर लेना, वो करना जरूर आपको, भले ही वो इजी लगे, ऑब्जेक्टिव उसके इजी लगेंगे आपको, आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन वो 300 क्वेश्चंस करने जरूरी है। टोटल 300 क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के हैं, वो करोगे तो अपने आप ही कंसेप्ट आपको आता जाएगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 300 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है, 200 सब्जेक्टिव है, उसको करने में पूरी चीज आपकी अपने आप ही आ जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।